जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको अध्याय 6 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का बेसिक पार्ट जो होता है उसको बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा को आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज, हेडिंग डाल देते हैं अध्याय 6। अध्याय 6। इससे पहले हमने 5 चैप्टर खत्म कर दिया। कौन कौन सा? पहला वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणियां। और आज मैं आपको छठे चैप्टर यानी कि अध्याय 6 त्रिभुज के बेसिक बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्रश्नावली 6.1 को किया जाएगा और उसके बाद प्रश्नावली 6.2 को और प्रश्नावली 6.3 को। उसके बाद यह भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो प्रश्नावली 6.1, 2, 3 में जो भी चीज हमें चाहिए बेसिक जरूरत वो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले लिख देंगे त्रिभुज। त्रिभुज में क्या पढ़ना है हमें? त्रिभुज, इसमें 2 पार्ट पढ़ना है हमें। पहले पार्ट में हमें पढ़ना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे VPT कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हमें ये पढ़ना है और दूसरे में पढ़ना है समरूपता कसौटी पढ़ना है। कसौटी हमें अभी तक हमने क्या आपको बताया? बस अध्याय 6 में त्रिभुज में हमें 2 पार्ट पढ़ना है। पहला VPT आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और समरूपता कसौटी। तो अब समरूपता कसौटी में क्या पढ़ना है और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में क्या पढ़ना है? इसमें 2 प्रमेय पढ़ना है। कौन सा? जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय, जिसे प्रमेय 6.1 कहते हैं। और दूसरा पढ़ना है प्रमेय 6.0 जिसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। ये दोनों प्रमेय को मैं सिद्ध कर आपको बताऊंगा बहुत आसानी तरीके से और बहुत मजे से। और इस प्रमेय में जो हमें प्रश्नावली जो बेसिक चाहिए, अंडरस्टैंडिंग समझदारी चाहिए, आज मैं वो आपको क्लियर करा दे रहा हूँ बहुत मजे से और बहुत अच्छे से। तो इसमें 2 प्रमेय, इसमें पढ़ना है समरूपता कसौटी। इसमें प्रमेय टोटल 4 पढ़ने हैं। तो क्या पढ़ना है? सबसे पहले 4 ठो पढ़ना है। अगर 4 पहला पढ़ेंगे हम कोण समरूपता कसौटी। पहला पढ़ेंगे कोण समरूपता कसौटी। दूसरा पढ़ेंगे कोण समरूपता कसौटी। एंगल समरूपता कसौटी और एंगल समरूपता कसौटी, ए। और तीसरा पढ़ेंगे SAS समरूपता कसौटी या भुजा समरूपता कसौटी, SAS। और चौथा पढ़ेंगे SS समरूपता कसौटी। यदि किसी त्रिभुज में हमें 2 कोण बराबर करा दिए, किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर कर देंगे तो हम कह देंगे त्रिभुज इसके बराबर है त्रिभुज इसके। और अगर 3 कोण बराबर कर देते तो और अच्छी बात है, तब भी समरूप कह देंगे। अगर 1 कोण 2 भुजा बराबर है तब भी कह देंगे कि वह त्रिभुज समरूप है। अगर तीनों भुजा बराबर कर दे तब भी कहेंगे समरूप होगा। अगर हमें समरूप दिया है, मान लीजिए एक त्रिभुज दे दिया ABC समरूप है, समरूप का चिन्ह होता है, त्रिभुज PQR के। अगर कह दिया ABC त्रिभुज समरूप है PQR के, तो हमें क्या क्या बराबर हो जाएगा? कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, कोण B बराबर हो जाएगा
कोण क्यू के और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। और यह सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो परीक्षा में नंबर काट दिए जाते हैं। ठीक है, अब अगर समरूप दिया है तो सारी कंडीशन फॉलो हुई जो अभी लिख रहे हैं। और ए बी भुजा बराबर होगा, ए बी भुजा बराबर होगा पी क्यू के, बराबर होगा बी सी बटा में क्यू आर की, और बराबर हो जाएगा सी ए बटा में आर पी के। देख सकते हैं सीक्वेंस में लिखे हैं ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर, और आर सी ए बटा में आर पी। तो देख सकते हैं अगर हमें समरूप कह दिया है, समरूप कह देगा तो हमें इतना चीज ज्ञात हो जाएगा अपने आप। समरूप होगा तो इतना चीज ज्ञात होगा। अगर हमें समरूप करना है, ध्यान से सुनिए, अगर हमें समरूप करना है तो हम दो कोण दिखाकर समरूप कह देंगे, तीन कोण दिखाकर समरूप कह देंगे, एक कोण दो भुजा दिखाकर समरूप कह देंगे, तीन भुजा दिखाकर समरूप कह देंगे। लेकिन अगर समरूप दिया है तो हमें इतनी चीज फ्री में मिल जाएगी। तो मुझे आशा इसमें हमें कोई प्रमेय नहीं पढ़ना है, जो दिया है लेकिन 3 4 5 दिया लेकिन कोई नहीं पढ़ना है। बस इतना पढ़ लेंगे आपको प्रश्नावली खूब आसानी से, इसका प्रूफ पूछता भी नहीं है तो प्रमेय पढ़ने की जरूरत नहीं। इतना ही से हमारा प्रश्नावली 6.3 आसानी से हो जाएगा, मजे से हो जाएगा। इतना ही कंसेप्ट सीख लेंगे तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम अब बेसिक ये तो खत्म है, बस इतना ही पढ़ना है। इसमें प्रश्नावली 6.1 और 2 हो जाएगा, और इसमें इससे प्रश्नावली 6.3 हो जाएगा। इतना ही बेसिक समझना है। अभी और बेसिक बताएंगे जो भी है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा मजे मजे से। इतना ही चैप्टर है, इससे ज्यादा नहीं है, बस इतना ही मजे से पढ़ लेंगे। हमें तो आसानी से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिटाते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज। एक त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन सरल रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और तथा तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तीन सरल रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं तथा तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो लिखेंगे तीन सरल रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी है, तो तीन सरल रेखाओं से घिरे एक सरल रेखा ए बी है, बी सी है और सी ए है। तो इन तीनों सरल रेखाओं का योग 180 होता है, या तीनों भुजा का ये या रेखा का ये। ठीक है, तो लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाता है 180। हमारे कहने का यही है, बस इतना ही जानना है। इतना ही से सारा काम हो जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे समरूप। समरूप क्या होता है? त्रिभुज में पढ़ना है। समरूपता कसौटी पढ़ लिए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़ लिए, बीबीटी पढ़ लिए। इसमें यही तो सिद्ध करना है समरूप। तो समरूप तो जाने क्या होता है, तो जानते हैं। लिखेंगे समरूप, यहाँ एंडिंग डालेंगे समरूप। समरूप जिनका आकृति सेम हो उसे समरूप कहते हैं। आकार
छोटा छोटा हो सकता है। जिनका आकृति सेम हो उसे समरूप कहते हैं। आकार छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो देख सकते हैं, मान लीजिए है 4, ए है 2, ए है 5, तो ये हमारा है मान लीजिए 2, 1 और ये है 2.5। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि इनका आकार छोटा बड़ा है। आकार छोटा बड़ा है लेकिन आकृति एक जैसी है। दोनों त्रिभुज है और दोनों माप भी बराबर है। छोटा बड़ा है, यहाँ पर 2 का डबल हो गया 4 है, यहाँ 1 का डबल 2 है और यहाँ 2.5 का डबल 5 है। तो ये समरूप है। तो इतना ही समझना है बस। ऐसे मान लीजिए अब एक वो वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त, तो ये दोनों समरूप कहे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आकार छोटा बड़ा हो सकता है, आकार बड़ा छोटा हो सकता है, आकृति सेम है, तो इसे समरूप कह देंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। तो चलिए इसे मिटाते हैं और आगे बताते हैं। अब हम जानेंगे समरूप के गुण। समरूप के गुण क्या होते हैं आज हम जानेंगे। बहुत छोटी छोटी बात है जो कि प्रश्नावली में काम आएंगी। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं समरूप के गुण। समरूप के गुण, हेडिंग डालेंगे समरूप के गुण। समरूप के गुण। समरूप के 2 गुण होते हैं। पहला, इनके 2 गुण होते हैं। समरूप के 2 गुण होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इनकी समरूप के सभी किसी समरूप त्रिभुज के यदि इनकी इनके यदि कोई त्रिभुज समरूप है, लिखिए यदि कोई त्रिभुज समरूप है यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यदि कोई त्रिभुज समरूप है यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो या संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो। तो लिख देते हैं दूसरा, संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो, अर्थात समानुपाती हो। ये लाइन दोनों समझ में नहीं आया होगा, अभी अब समझाते हैं आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक बहुभुज ले लेते हैं सबसे बढ़िया, उससे ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है और ए लिखा है ए बी सी डी। ये लिखा है ए बी सी डी और ये दे दिया है 2 1 और ये दे दिया हमारे पास, यहाँ दे दिया है 4, ये दे दिया है 2, ये दिया हमारे पास 6, ये दे दिया है 3, ये दिया 8 और ये दे दिया है 4। और के
सभी कोण 19 होते हैं, जानते हैं। कह रहा है उनके संगत कोण बराबर हो, तो देख सकते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज ए जब पी क्यू, तभी तो अंतर पी क्यू आर एस। अब लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, और कोण डी बराबर है कोण यस के। देख सकते हैं सभी कोण बराबर है। अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं, वो भी बराबर है, तो कह देंगे यह चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप है। तो देख लेते हैं आसानी से, ए बी, इसको मिटा दे क्या, यहाँ दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, लिखेंगे ए बी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, तो बटा लिख देंगे पी क्यू। ए बी का मान 2 और पी क्यू का मान हमारे पास दिया है 1, तो हमारे पास आ जाएगा मान 2। और यहाँ दिया है फिर से बी सी अपॉन में क्यू आर, तो इसका मान दिया है, बी सी का मान दिया है 8 और क्यू आर का मान दिया है 8, तो काटेंगे तो आ जाएगा 2। अब इसी प्रकार लिखेंगे सी डी अपॉन में आर एस, तो दिया हमारे पास सी डी दिया है 6 और इसका मान दिया है 3, तो 3 दूना 6, इसका मान आ गया 2, दिख रहा है ना। और उसके बाद आएगा डी ए अपॉन में एस पी लिख सकते हैं, चाहे पी एस पी लिखिए तो कोई गलत नहीं हो। तो देख सकते हैं इसका मान है हमारे पास, कितना है 4 और बटा में 2, काटेंगे तो आ जाएगा। तो देख सकते हैं सभी भुजाओं का अनुपात सेम है, 2 आया है, और सभी कोणों का मान हमारे पास बराबर है। क्यों है? क्योंकि सभी कोण 19 है, इसीलिए हमने बराबर कर दिया। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया हो। ऐसा त्रिभुज में नहीं होता। त्रिभुज में अगर हम बस बताए थे ना क्राइटेरिया, 2 कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ए समरूपता कसौटी से। अगर 3 कोण बराबर तब भी समरूप हो जाएंगे। क्यों? समरूपता कसौटी से ए से। और 2 भुजा और 1 एंगल बराबर हो तब भी समरूप हो जाएंगे। किससे? एस समरूपता कसौटी से। और 3 भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि बस ये भी बराबर हो जाएगा तब भी हो जाएगा एस समरूपता कसौटी। मुझे ऐसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जान लेते हैं हम इसके बाद सर्वांगसम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वांगसम। तो इसे मिटाते उसके बाद आपको बताते हैं सर्वांगसम किसे कहते हैं। सर्वांगसम अभी आपको बता रहे हैं बढ़िया से। ये छोटी छोटी चीज है जो प्रश्नावली में आपको काम आएंगी और बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब लिखेंगे हेडिंग डालेंगे सर्वांगसम हेडिंग रहेगा हमारे पास। सर्वांगसम हेडिंग डालेंगे सर्वांगसम क्या होता है? जिनका आकार एवं माप दोनों सेम होना चाहिए। सीधी सी बात, जिनका आकार एवं माप दोनों सेम होना चाहिए। जिनका आकार, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है। अगर सभी त्रिभुज के 2 सेंटीमीटर, इधर भी ए बी का 2 सेंटीमीटर, ए सी का 2 सेंटीमीटर और बी सी का 2 सेंटीमीटर, तो एक त्रिभुज उतना माप हो गया 2 सेंटीमीटर। और एक त्रिभुज हो गया आकार यानी त्रिभुज और फिर एक त्रिभुज, तो आकार हो गया। तो दोनों त्रिभुज है तो ये आकार और माप हो रहा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर पहला वाला त्रिभुज और पी क्यू आर
भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2। अभी लिख कर बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए लिखते हैं। जिनका आकार एवं माप दोनों बराबर हो या सेम हो, दोनों सेम हो या एक जैसे हो, सेम हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम कहते हैं। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और ये रहा हमारे पास PQR 2 4 6 2 4 6। तो देख सकते हैं जब ऐसा दिया रहेगा तो त्रिभुज सर्वांगसम, आपने 9th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यह सर्वांगसम कहा जाता है। अब यहाँ पर नोट लिखेंगे सर्वांगसम से और समरूप से लिखेंगे। एक नंबर में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। लिखेंगे सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। आपको तो समझ भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि समरूप और सर्वांगसम हमने आपको बता दिया है, तो आप आसानी से समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो लिखेंगे सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, किंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद